हम क्लीन निशिना क्रॉस सेक्शन फॉर पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड रेडिएशंस को स्टडी कर रहे थे। तो इसमें ये 3 फिगर आते हैं, इनको आपको ध्यान से देखना होगा। ये इंसिडेंट फोटोन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ऊपर। ये इंसिडेंट फोटोन जो रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन, ये पोलराइज्ड है, तो इनका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो जेड डायरेक्शन में है। यानी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो गया DOB। ये वाला जो प्लेन है ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है। स्कैटरिंग के बाद फोटोन OA डायरेक्शन में जाता है, रेडिएशन OA डायरेक्शन में है, लेकिन इनका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है ऑफ स्कैटर्ड फोटोन्स वो है AOAB। ये वाला प्लेन है। इंसिडेंट पोलराइजेशन और स्कैटर्ड पोलराइजेशन के बीच में जो एंगल है वो ईटा है। एक प्लेन ये है ODAC। तो स्कैटर्ड फोटोन रेडिएशन या फोटोन के प्लेन और ODAC प्लेन के बीच में एंगल बीटा है। जेड डायरेक्शन से जो स्कैटर्ड फोटोन है वो जाई एंगल बनाता है और एक्स डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है। जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होता है OC डायरेक्शन में वो फाई एंगल बनाता है। ठीक है ना। तो इसी को यहाँ पर भी दिखाया गया है, इस चित्र में भी दिखाया गया है। ये स्कैटर्ड फोटोन जा रहा है और जो स्कैटर्ड फोटोन का जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है ये OAB प्लेन में है और ये जो प्लेन है ODAC, ये जो प्लेन है ODAC, इस प्लेन और प्लेन ऑफ स्कैटर्ड फोटोन के बीच में एंगल है फाई। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर का इस ODAC प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वो E डैश cos फाई हो जाएगा और इस प्लेन के ODAC प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो E डैश साइन फाई होगा, क्योंकि ये एंगल बीटा है, सॉरी साइन बीटा, ये एंगल बीटा है। तो ODAC प्लेन के जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट किस प्लेन में है, OAB प्लेन में है, तो ये एंगल बीटा है। तो इस ODAC प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा E डैश, इसका ये E डैश वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट ये प्लेन में, इस प्लेन में वो हो जाएगा E पैरेलल इज इक्वल टू E डैश cos बीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू E डैश साइन बीटा। ठीक है ना। कुछ एंगल और हैं, जैसे बीटा एंगल क्या है, इलेक्ट्रिक वेक्टर E डैश और ODAC प्लेन के बीच का जो एंगल मैंने बताया वो बीटा है। इलेक्ट्रिक वेक्टर E डैश यानी स्कैटर्ड फोटोन का इलेक्ट्रिक वेक्टर का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा ODAC प्लेन में वो हो जाएगा E डैश cos बीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा E डैश साइन बीटा। तो E डैश पैरेलल है E डैश cos बीटा यानी कंपोनेंट ऑफ E डैश इन ODAC प्लेन, यानी पैरेलल टू ODAC प्लेन, और E डैश परपेंडिकुलर है E डैश साइन बीटा यानी कंपोनेंट ऑफ E डैश परपेंडिकुलर टू ODAC प्लेन। और जैसा मैंने बताया ये बड़ा वाला थीटा है जो इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन के जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है उनके बीच का एंगल है। जो इस पूरी ज्योमेट्री से जो ये फिगर बनाए थे, ये तीनों फिगर A, B और C, इनकी ज्योमेट्री से ये दो इक्वेशंस निकल के आती हैं। ये है रिलेशंस निकल के आते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू cos बीटा साइन जाई और cos स्क्वायर जाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर ईटा। ये थोड़ा टिपिकल है कैसे निकल के आए, कभी कॉलेज में आओगे तब डिस्कस कर लेंगे इसको और आप फाइंड आउट करने की कोशिश करना ये कैसे निकले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इसी रिलेशन से क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू cos बीटा साइन जाई, cos बीटा साइन जाई।
अगर ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। प्लेन, ये प्लेन से ओडीएसी प्लेन से परपेंडिकुलर बीटा एंगल ओडीएसी प्लेन से नापा गया है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए बीटा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो कॉस बीटा हो जाएगा 0, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसी तरह से पैरेलल कंपोनेंट के लिए, क्योंकि ये पैरेलल कंपोनेंट केवल ओडीएसी प्लेन में ही है और ओडीएसी प्लेन से फिर ओडीएसी प्लेन में ही जब कंपोनेंट है तो एंगल बीटा 0 हो जाएगा। तो पैरेलल कंपोनेंट के लिए बीटा इज इक्वल टू 0, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन साई। तो इस पहली क्वेश्चन से ये दो रिलेशंस निकल के आते हैं, ठीक है ना। जो पेज 1 पर दो इक्वेशंस दी थी, डिफरेंशियल कोलिजन क्रॉस सेक्शन की इक्वेशन और न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो, मैंने यहाँ साइड में लिख दी है जिससे बार बार वो पेज नहीं निकालना पड़े। हैंस द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन फॉर ए कोलिजन इन विच द स्कैटर्ड फोटोन इज एमिटेड एट ए पर्टिकुलर एंगल थीटा। स्कैटर्ड फोटोन हमारा किस एंगल पे जा रहा है, थीटा एंगल पर, और जाई एंगल भी है एक, इज गिवन बाई। अब इस इक्वेशन को हम दो कंपोनेंट्स में अलग अलग तोड़ देंगे, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पैरेलल टू ओडीएसी प्लेन और परपेंडिकुलर टू ओडीएसी प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ओडीएसी प्लेन। तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में ये कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन जाई। यहाँ पे जो कॉस थीटा आ रहा है ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन जाई हो जाएगा, ये हो गया साइन जाई, साइन स्क्वायर जाई हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए कॉस थीटा हो जाएगा 0। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ वैल्यूज कॉमन आ जाएंगी, ये जो बाहर लिखी हुई ये सब कॉमन आ जाएंगी, ये दो बार जुड़ेगी, ऐड होगी, तो यहाँ पर पहले इस पैरेलल वाले को लिखते हैं। पैरेलल वाले में बीटा कितना है, कॉस थीटा कितना है, साइन जाई, तो यहाँ पर साइन जाई लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर जाई। तो इक्वेशन हो जाएगी r0 स्क्वायर अपॉन 4, ये रही r0 स्क्वायर अपॉन 4। इस इक्वेशन को देखते जाइए और यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर जाई लिखना है केवल। डी ओमेगा न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो स्क्वायर, न्यू जीरो अपॉन न्यू डैश प्लस न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो माइनस 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर जाई प्लस 4 साइन स्क्वायर जाई, प्लस इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए कॉस थीटा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो केवल यहाँ तक की इक्वेशन आएगी, r0 स्क्वायर अपॉन 4 डी ओमेगा न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो स्क्वायर, न्यू जीरो अपॉन न्यू डैश प्लस न्यू डैश अपॉन 0 माइनस 2, यहाँ माइनस 2 तक आएगा, ये 0 हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए। अब इसमें से ये बाहर वाली टर्म कॉमन है तो ये निकाल लीजिए बाहर, तो अंदर ये डबल हो जाएंगी, ये भी दोनों ऐड होंगी तो डबल हो जाएंगी, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जो 4 है ये 4 से 2 कैंसिल होकर 2 रह जाएगा यहाँ पर। तो न्यू डैश न्यू जीरो अपॉन न्यू डैश प्लस न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो, ये माइनस 2 माइनस 4 होंगे, लेकिन इसमें से 2 कॉमन ले लिया है तो माइनस 2 रह जाएगा, और ये भी 2 कॉमन यहाँ से भी आ गया है तो 2 साइन स्क्वायर जाई हो जाएगा। तो ये 2 साइन स्क्वायर जाई माइनस 2 को हम, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो उससे इन दोनों की जगह पर ये 2 कॉस स्क्वायर जाई हो जाएगा, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पर। एक बार अपने पेपर पर इसको सॉल्व करके देख लेना। अब इसमें कॉस स्क्वायर जाई की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ईटा, तो कॉस स्क्वायर जाई की जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ईटा। तो ये दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 3a और 3b, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन से देखिए, फॉर एनी स्कैटरिंग एंगल, कोई भी एंगल हो थीटा, ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये वैल्यू 0 होगी। ये वैल्यू 0 मतलब स्कैटरिंग एंगल तो 0 हो नहीं सकता,
कोई भी एंगल होगा कोई किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जब ईटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 जीरो हो जाएगा। तो वी सी दैट स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन ईटा इज 90 डिग्री। ईटा 90 होते ही ये जीरो हो जाएगा और ये स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर द स्कैटर्ड फोटोन टेंड्स टू इजेक्ट एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक वेक्टर E0। E0 से ये ईटा E0 और स्कैटर्ड इलेक्ट्रिक वेक्टर E0 और स्कैटर्ड फोटोन के बीच का एंगल है। तो प्रोबेबिलिटी उस समय मैक्सिमम होगी जब जो इजेक्टेड फोटोन है टेंड्स टू इजेक्ट एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक वेक्टर E0 ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ये जो इक्वेशन है चाहे 3A हो या 3B हो, ये कहलाती है डिफरेंशियल कोलिजन क्रॉस सेक्शन फॉर पोलराइज्ड रेडिएशन। डिफरेंशियल कोलिजन क्रॉस सेक्शन फॉर पोलराइज्ड रेडिएशन। अब आते हैं डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर पोलराइज्ड रेडिएशन। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए अभी तो कोलिजन क्रॉस सेक्शन था, ये दोनों इक्वेशन थी चाहे 3A या 3B। ये डिफरेंशियल कोलिजन क्रॉस सेक्शन फॉर पोलराइज्ड रेडिएशन। अब आएंगे हम डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर पोलराइज्ड रेडिएशन। तो इसमें हम ये मानेंगे कि जो फोटोन आ रहे हैं हमारे इंसिडेंट फोटोन, उसकी बीम आ रही है। लेट अस कंसीडर ए ब्रॉड इंसिडेंट बीम ऑफ एरिया। उस बीम का एरिया है S सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन से n फोटोन्स पर सेकंड पास हो रहे हैं। कोई भी बीम में कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लें हम, वहां से n फोटोन्स पर सेकंड पास हो रहे हैं और ईच फोटोन की जो एनर्जी है h न्यू जीरो। तो जो इंसिडेंट फोटोन आ रहे हैं, बीम आ रही है, जो इसका क्रॉस सेक्शन S है, उसकी जो इंटेंसिटी हो जाएगी उसको हम इस फॉर्मूले से लिखते हैं। इंटेंसिटी यानी टोटल एनर्जी n फोटोन्स पर सेकंड पास हो रहे हैं क्रॉस सेक्शन से, अब डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन, तो ये इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है ना। let dq be the total energy scattered into solid angle d ओमेगा। यानी जो स्कैटर्ड फोटोन्स जिस सॉलिड एंगल में जा रहे हैं तो उसमें जो फोटोन्स की जो एनर्जी है वो हमने मान ली dq सॉलिड एंगल में, और इन टाइम t टाइम में dq एनर्जी स्कैटर हो रही है टू द सॉलिड एंगल d ओमेगा। तो dq अपॉन dt को हम इस एक्सप्रेशन से लिखेंगे स्कैटर्ड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी इंटू इंटेंसिटी इंटू डिफरेंशियल कोलिजन क्रॉस सेक्शन। यानी कोलिजन की प्रोबेबिलिटी होगी तभी स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी आएगी। तो ये कोलिजन की प्रोबेबिलिटी है कितनी एनर्जी में से किस रेशो में एनर्जी स्कैटर हुई और इंटेंसिटी उसकी क्या है। ठीक है ना। तो इन सब का प्रोडक्ट होगा द एनर्जी टोटल एनर्जी स्कैटर्ड इनटू सॉलिड एंगल डी ओमेगा इन टाइम t। ठीक है। तो इस I0 को इधर ले आइए नीचे, तो dq अपॉन टी I0 इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ये क्या रह जाएगा इधर, ये h से h कैंसिल हो जाएगा, न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो इंटू डी सिग्मा। डी सिग्मा की वैल्यू हम, ये इक्वेशन 3 थी हमारी, ये ले लेंगे डी सिग्मा की वैल्यू। तो ये डी सिग्मा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि यहाँ पर यहाँ क्या रहा है न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो स्क्वायर, और एक न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो यहाँ से आएगा तो न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो क्यूब हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी डी क्यूब अपॉन टी I0 इज इक्वल टू R0 स्क्वायर अपॉन 2 डी ओमेगा न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो क्यूब, ब्रैकेट में तो वही आ जाएगा न्यू जीरो अपॉन न्यू डैश प्लस न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो माइनस 2 कॉस स्क्वायर साई। ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन इसकी डायमेंशंस होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर इलेक्ट्रॉन, और इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, तो इसलिए हमने यहाँ सफिक्स में s लगा दिया है। तो डी सिग्मा s इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी I0 R0 स्क्वायर अपॉन 2, ये पूरी इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी यहाँ पर, डी ओमेगा न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो क्यूब न्यू जीरो अपॉन न्यू डैश प्लस न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो माइनस 2 कॉस स्क्वायर जाई। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे।
क्योंकि न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो की वैल्यू अभी इक्वेशन 2 में हमने बताई थी, वो कितनी होती है, 1 न्यू जीरो न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो की वैल्यू होती है, न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो की वैल्यू होती है 1/1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा। इक्वेशन 2 देख लीजिए आप, तो ये है न्यू जीरो अपॉन न्यू डैश, तो उल्टा हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा, और न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो हो जाएगा 1/1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उससे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इसमें से इस टर्म को छोड़कर लास्ट वाली को, ये -2 और ये दो टर्म, इनका एलसीएम ले लो, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा, तो उससे यहाँ मल्टीप्लाई, ये ऊपर ये टर्म आ जाएगी 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा। ये सिंपल मैं इक्वेशन सॉल्व हो रही हैं, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनली इसकी वैल्यू रख दो, न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो होती है 1/1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर जाई। और थोड़ा इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो इसमें से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 है नहीं तो ये 2 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी इक्वेशन 6 आ जाती है। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा इज इक्वल टू r0 स्क्वायर डी ओमेगा ब्रैकेट में 1/1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा की क्यूब, अनदर ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर जाई।